बच्चों, आज इक्विवेलेंट वेट का हम लेक्चर 3 लेकर आ गए हैं, तो आप लोग रेडी हो जाइए। और ये लास्ट लेक्चर होगा इक्विवेलेंट वेट का। तो रेडी हो जाइए। इक्विवेलेंट वेट हम लोग आज एक से एक प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। और जो लोग पहले इसका क्लास नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे है ऑलरेडी, आप लोग जाके पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 जरूर देख लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट वेट का लेक्चर 3। एक्चुअली ये चैप्टर कई सारे जगह आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए हम ये लेके आए बच्चों के डिमांड पर। तो आइए हम लोग चलते हैं लेक्चर 3 में, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट में हम लोग देखते हैं, हम आज इक्विवेलेंट वेट में ग्राम इक्विवेलेंट वेट देखने जा रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आगे कई चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। जैसे सॉल्यूशन के नॉर्मलिटी में यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, यानी इस एवं प्रकार से कई सारे चैप्टर में आपका यूज होने वाला है। तो हम आज चलते हैं, आप लोग रेडी हो ही गए होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट यूनिट, इसी को इक्विवेलेंट यूनिट भी बोला जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट यूनिट है क्या, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट यूनिट, हम इक्विवेलेंट वेट पिछले क्लास में बताए थे। किसी भी कंपाउंड का, इलेक्ट्रोलाइट्स का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। जैसे इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका फॉर्मूला वेट जोड़ेंगे सभी का, 100 आ जाएगा। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 50। तो हम लोग बोलेंगे ये जो फॉर इसका इक्विवेलेंट वेट 50 हुआ, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 बराबर कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। यानी इक्विवेलेंट वेट को जब मास में हम एक्सप्रेस करेंगे, इक्विवेलेंट वेट को किस में एक्सप्रेस करेंगे, मास में, तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टांस इन ग्राम। जो इक्विवेलेंट वेट किसी का होगा, जैसे CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 50। अब कोई बोलते 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, तो 50 ग्राम। अदरवाइज 50 ग्राम इजकल टू, हम लोग इसी को लिखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। है ना, बहुत मजेदार चीज। तो ये आप समझिए कि कोई भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग लेते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। अब उसी इक्विवेलेंट वेट को जब हम मास में, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। और जस्ट अगर 2 ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो उसका डबल, 3 ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो उसका ट्रिपल। और अगर कोई मास दे दे, आप बोले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मास गिवन इन ग्राम अब बाय इक्विवेलेंट वेट। तो आगे ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी आपको लिखवाएंगे भी। तो आप पहले ये देख लीजिए, अगर हम कोई दूसरा कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालें, जैसे इक्विवेलेंट वेट हम लोग ले लेते हैं सोडियम सल्फेट का, Na2SO4। तो इसका फॉर्मूला वेट अगर हम लोग निकालते हैं, तो कैसे, सोडियम का 23 और 2 सोडियम का है तो 46, प्लस सल्फर का कितना, 32, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 64। अब बाय वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोग देखेंगे, अगर इसको सबको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 6 3 9 और 4 13 और 1 14, 142/2, यानी कितना हो जाएगा, 71 तो आप कह सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट वेट 71 है। अब 71 को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो उसी को हम लोग बोल देंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 71 ग्राम। अदरवाइज 71 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो हम इसी से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टांस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सबस्टांस इन ग्राम।
इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोला गया कि इक्विवेलेंट वेट किसी सबस्टांस का जो हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट किसी सबस्टांस का हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सबस्टांस इन ग्राम। जो इक्विवेलेंट वेट किसी सबस्टांस का ग्राम में होता है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। हाँ, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी सबस्टांस का ले लें, जैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट में इक्विवेलेंट वेट को लिख रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो इसका इक्विवेलेंट वेट HCl का कितना होता है 36.5। तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हम लोग क्या ले लेंगे 36.5 ग्राम। तो यही इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टांस इन ग्राम, जो इक्विवेलेंट वेट हो इसका हो गया, तो ग्राम में लिख दिए, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। यानी इक्विवेलेंट वेट HCl का कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला वेट बाय बैलेंसी फैक्टर, यही हो जाएगा 36.5। यानी इसीलिए लिखे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू 36.5। अब आप देखेंगे अगर हम लोग ले लें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, अभी बताइए कितना हो जाएगा 50 ग्राम। अगर हम लोग ले लें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4, तो इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 60, तो क्या ले लेंगे 60 ग्राम। इसी का फिर ले ले 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो कितना हो जाएगा 71 ग्राम। तो इस तरह से किसी का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो हम लोग लेंगे वो इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसी को ग्राम में लिखते हैं और उसी को बोलते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो चलें इससे आगे। अब देखेंगे अगर इसी में आपको बोल दे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 40, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH बराबर कितना हो जाएगा 40 ग्राम। अब इसी में हम लोग लिखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट इसका कितना होता है 49, तो 49 ग्राम। सबका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बताए हुए हैं, किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, उसी से हम लोग ले रहे हैं इक्विवेलेंट वेट। अदरवाइज इसी को देखिएगा हम लोग 1 इक्विवेलेंट, सिर्फ 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह 1 इक्विवेलेंट भी आप लिख सकते हो, 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, तो सेम टू सेम लिखेंगे 49 ग्राम। 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो क्या हो जाएगा 40 ग्राम। तो बहुत लोग ऐसे भी इसको एक्सप्रेस करता है। साथ में ही देखिए हम आपको बता दें, ये तो सेम हम रिपीट किए हैं इसी को, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन ले ले, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5, तो 35.5 ग्राम हम लोग लिख लेंगे। और अगर वॉल्यूम में इसी को लिखें तो कितना होता है 11.2 लीटर एट HTP। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना होता है इक्विवेलेंट वेट 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 ग्राम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, एक होता है तो 1 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी का भी ग्राम इक्विवेलेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर ग्राम इक्विवेलेंट में 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको पता चल जाता है तो 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम जो भी बोले फटाफट आप निकाल सकते हैं, और कोई भी मास दे दे किसी भी अमाउंट में दे दे आप उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अगर इसी में वॉल्यूम में लिखे तो इसका कितना हो जाता है 5.6 लीटर एट HTP, इसका 11.2 लीटर एट HTP। तो इस तरह से ये तो कॉमन एलिमेंट है जिसका इक्विवेलेंट वेट के रिस्पेक्ट में हम किसी एलिमेंट किसी भी मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। आगे चलें,
तो हम लोग देखेंगे इसमें जब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बोल दे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए देगा, कोई भी मास दे देगा किसी भी सबस्टांस का और बोलेगा कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, तो डेफिनेटली आप कैसे निकालेंगे, जो भी मास दिया होगा, मास गिवन इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी इसी को इक्विवेलेंट वेट से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो भी मास को दिया रहेगा उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हाँ, तो हड़बड़ाइए नहीं, इसका सारा क्वेश्चन हम आगे करेंगे। हाँ, इस सब पे क्वेश्चन बनाएंगे तो और जल्दी समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे आप देखिए हम सिंपली बता दें कि अगर आपको कोई दे दे 98 ग्राम H2SO4 है, 98 ग्राम H2SO4 है, ये कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा, तो पहले हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है, तो 49। तो फिर हम लोग क्या लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो जो मास दिया हुआ है 98 अब बाय इक्विवेलेंट वेट यानी 49, यानी कितना हो जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग इसलिए भी पढ़ते हैं जब ये रिएक्शन होता है, हम थोड़ा सा रिएक्शन से हम आपको बताते हैं, जैसे HCl से रिएक्शन कराते हैं हम NaOH से, तो यहाँ पर आप देखते होंगे स्टेचोमेट्री के आधार पे इसको 1 मोल लेते हैं कि ये 1 मोल HCl कंबाइन कर रहा है 1 मोल NaOH के साथ, अब यहाँ पर NaCl बना लेता है और H2O। हाँ, तो यहाँ 1 मोल और 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, जबकि ग्राम इक्विवेलेंट में देखेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 36.5, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट वेट इसका 36.5 और इसका भी इक्विवेलेंट वेट 40, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl का कंबाइन कर रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के साथ, तो ये दोनों सेम है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट कंबाइन कर रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके साथ। अब यहीं पर अगर NaOH को हम H2SO4 से रिएक्ट कराते, देखिए H2SO4 से रिएक्ट कराते किसको, NaOH को, तो ये क्या बन जाएगा, हम लोग देखेंगे इसका 2 मोल कंबाइन करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ। एक सेकेंड, तो फिर हम लोग देखेंगे जब इसका H2SO4 कंबाइन कर रहा है इसके NaOH के साथ, तो ये बना देगा क्या, Na2SO4, ठीक है, तो Na2SO4 बना दिया, खैर प्रोडक्ट जो भी हो गया, बाकी आप यहाँ पर ले सकते हैं साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मेनली हम लोग देखेंगे तो ये अभी 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, हाँ, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जब इसका ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तो इसका 1 मोल में कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि 1 मोल में कितना ग्राम होता है 98 ग्राम, और अभी बताए 98 ग्राम में इसका कितना हो जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट, और इसका यहाँ पर देखिए 2 मोल कर रहा है, तो इसका 1 मोल में कितना हो जाएगा 40 ग्राम, 1 मोल में 40 ग्राम, अब 40 ग्राम में कितना 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ तो ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट से अगर बोले तो रिएक्ट कर रहा है, और ये देखिए इक्वली 2 ग्राम इक्विवेलेंट 2 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मोल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। हम यही बताना चाह रहे थे कि जब रिएक्शन में देखते हैं तो कभी तो 1 मोल से रिएक्ट करता है, जबकि कभी 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट में 2 ग्राम इक्विवेलेंट 2 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर रहा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों क्या, ये बराबर हो जाता है, और इसीलिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट का रिएक्शन में यूज होता है। तो खैर ये हम आपको थोड़ा सा अलग रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बताया, आगे हम चलते हैं जहां चल रहे थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या चल रहे थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में, तो जब भी आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए दे दे तो मास
गिवन इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट लेंगे। अब इसी से थोड़ा हम आगे चलेंगे। हमेशा आपको अमाउंट मास में और इक्विवेलेंट वेट देगा नहीं, कई बार आपको कुछ अलग केस देगा और आपको पहले ये दोनों निकालना होगा और फिर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट फिर कैसे निकालेंगे अगर इक्विवेलेंट वेट दिया नहीं हो? मास गिवन इन ग्राम अब बाय इक्विवेलेंट वेट को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मूला वेट। क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट को? फॉर्मूला वेट। अब बाय हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर तो फॉर्मूला वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मास गिवन इन ग्राम, तो मास गिवन इन ग्राम अब फॉर्मूला वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, तो हम इधर करते इसको मास गिवन इन ग्राम और इसको हम उलट देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्या? वैलेंसी फैक्टर और बाय फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट को देखिए हम इधर कर लेते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला वेट अब यहाँ पर देखिए क्या बन जाता है, इससे तो यहाँ इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बन जाता है आपको नंबर ऑफ मोल। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये क्या बन जाता है? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यानी हम लोग क्या लिखते हैं? मास गिवन इन ग्राम बाय फॉर्मूला वेट कंपाउंड के लिए, तो ये नंबर ऑफ मोल अब बाय क्या हो गया? वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल बाय क्या हो गया? वैलेंसी फैक्टर। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ यही निकल गया। तो जब कभी आपको मास गिवन इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में दे, तो आप यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कभी नंबर ऑफ मोल दे दे वैलेंसी फैक्टर, तो डायरेक्ट आप यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और यही हम बताना चाह रहे थे कि हमेशा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको यही केस नहीं देगा, अलग अलग केस भी दे सकता है। और अगर ऐसा केस यानी मोल के टर्म में दे दे, तो आपको वैलेंसी फैक्टर के साथ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। कुछ इसमें मिली मोल के टर्म में भी देता है, हम लोग मिली मोल का भी कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के जगह नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट दे दे। इसके जगह पर क्या दे दे? नंबर ऑफ मिली ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट में मिली को एम भी यहाँ पर लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखते हैं, लंबा हो जा रहा है। नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा? मास गिवन इन ग्राम, मास गिवन इन ग्राम अब बाय इक्विवेलेंट वेट और इनटू यहाँ पर कर दे 1000, क्योंकि आपको पता है ना मिली यानी 1 ग्राम इक्वल टू कितना? 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पर हम इसीलिए 1000 से इसको क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। अगर मोल के टर्म में इसको लिखना हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? मोल के जगह अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे, यहाँ नंबर ऑफ मोल पढ़ते थे, इसके लिए यहाँ पर हम लोग मिली ग्राम इक्विवेलेंट के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये सारा चीज जो हो जाएगा आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, हाँ, से आपको क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज निकाल के आप वैलेंसी फैक्टर और नंबर ऑफ मिलीमोल से नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ये सारा चीज आप निकाल सकते हैं। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन निकाल लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इन 4 ग्राम एनओएच। 4 ग्राम एनओएच दिया हुआ है और आपको बोल रहा है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालिए। ठीक है,
तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आपको निकालना होगा, और दिया क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको 4 ग्राम ऑफ NaOH। तो वेट ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। अब कैसे निकालेंगे, कई तरीके से आप इसको मोल में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, वरना फॉर्मूला अभी बताए थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट गिवन इन ग्राम अब बाई इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट NaOH का निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो फॉर्मूला वेट, सबका एटॉमिक मास का जोड़ 40 होता है, वैलेंसी फैक्टर सोडियम का वैलेंसी 1 या हाइड्रोक्साइल आयन का भी चार्ज 1 होता है, जिसको वैलेंसी फैक्टर के रूप में लेते हैं, यानी इक्विवेलेंट वेट हो जाता है 40। तो वेट गिवन इन ग्राम, तो यहाँ पर देखिए आपको मिली इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो पहले हम लोग यहाँ 4 बाय क्या कर लिए 40, यानी ये कितना हो जाएगा 1/10। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। और मिली इक्विवेलेंट निकालना है, तो फिर 1000 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पर हम नहीं किए, यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, 10 10 कट गया, हो गया कितना 100। तो यही हो गया नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखे हैं, इसको हम लोग किस में चेंज कर दिए, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, या मिली इक्विवेलेंट वेट दे देगा तो कैसे निकालेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट बोल रहा है निकालने के लिए। हाँ, इन मोलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4। क्या होता है मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला, MgSO4। अब बोल रहा है आपको कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, कितना में, हाँ, तो मोलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल में कितना मोलिक्यूल होता है, 1 मोल कोई भी सबस्टांस में एवोगाद्रो नंबर के बराबर मोलिक्यूल होता है। तो इतना मोलिक्यूल हो जाएगा 1 मोल में। तो इतना मोलिक्यूल अगर MgSO4 का दिया हुआ है, तो आप क्या निकालेंगे इसका, मोलिक्यूल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी 1 मोल में इसका मास कितना होगा, एक मोल है, इतना मोलिक्यूल है, तो इसका मास फॉर्मूला मास के बराबर होता है। और MgSO4 का फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 120। तो 120 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो देखिए बताते थे ना, हमेशा मास में नहीं दिया रहेगा आपको, यहाँ पर हमको मास निकालना पड़ा, चूंकि बोल रहा है 1 मोल में जितना मोलिक्यूल होगा उसमें, यानी सिंपली आप समझिए 1 मोल में बोल रहा है जितना मास होगा उसमें आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1 मोल में चूंकि 120 ग्राम होता है MgSO4 का, सभी का एटॉमिक मास का जोड़ निकालेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ MgSO4 अब बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट तो पता चला इसका कितना है, 1 मोल में, यानी 120 ग्राम में निकालना है। अब इक्विवेलेंट वेट आप निकालते हैं MgSO4 का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgSO4, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला मास अब बाय वैलेंसी फैक्टर। हाँ, तो क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दे 120/60, यही हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कितना हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट,
2। तो एक बार जब पढ़ लेते तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। पहले ही हम बताए थे कि क्वेश्चन आपका एकदम इजी कर देंगे इक्विवेलेंट वेट में, और आप देख सकते हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर आंसर है, जबकि बहुत सारा लोग इसी को बनाने में बहुत समय लगाता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। क्या होगा, H2SO4। तो कहता है आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालना है 2 ग्राम इक्विवेलेंट में। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 में कितना हो जाएगा। तो हम बताए थे ना इक्विवेलेंट वेट का जो ग्राम में होता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन ग्राम, जो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का हो जाएगा ग्राम में, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर दिखेंगे इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, कितना होता है 49। फॉर्मूला वेट बाय वैलेंसी फैक्टर 49 ग्राम ले लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट में। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 49, यहाँ पर क्या बोला है 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना हो जाएगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 में कितना हो जाएगा मास, तो 49 इंटू 2, बच्चों कितना हो गया 98 ग्राम। मजा आ रहा है, 98 ग्राम हो गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट में। अब बोल रहा है इसमें मोलिक्यूल बताइए, तो आपको पता है ना 1 मोल H2SO4 में कितना ग्राम होता है, तो 1 मोल H2SO4 ले लें, तो 1 मोल में फॉर्मूला मास के बराबर, और इसका फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, तो 98 ग्राम। तो फॉर्मूला मास यानी 1 मोल H2SO4 में कितना ग्राम हो गया, 98 ग्राम। तो एक मोल में मोलिक्यूल कितना, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 में चूंकि 98 ग्राम है, 98 ग्राम में मोलिक्यूल कितना हो जाएगा, तो एवोगाद्रो नंबर के बराबर, जो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल। यानी 2 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना मोलिक्यूल हो गया, तो आप कह सकते हैं 2 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना मोलिक्यूल हो गया, तो हो गया एवोगाद्रो नंबर के बराबर। यानी आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 में कितना मोलिक्यूल हो गया, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल हो गया। तो इस तरह से किसी तरह का भी क्वेश्चन दे दे आपको ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड, आप उसको चिर फाड़ के रख सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, मेरा मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चन और चलेंगे। हाँ, इसके अलावे तो इसको हटाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, निकालते हैं, जैसे इक्विवेलेंट वेट का जो हम पहले पढ़े हुए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन कहता है, ये ग्राम इक्विवेलेंट से अलग है, 0.90 ग्राम ऑफ द मेटल क्लोराइड गिव 0.60 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट। यानी मेटल क्लोराइड दिया हुआ है जो मेटल सल्फेट बना रहा है रिएक्शन करके, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट आपको क्या बोल रहा है, निकालिए। तो कैसे मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकलेगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये मेटल डबल डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल। तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। आपको बोला गया है मेटल क्लोराइड, तो मेटल क्लोराइड का वेट दिया हुआ है 0.90 ग्राम। ठीक है, और मेटल सल्फेट बना रहा है ये, और वो कितना है 0.60 ग्राम। अब आपको बोलता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालिए, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, वेट ऑफ मेटल क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, वेट ऑफ मेटल क्लोराइड बाय वेट ऑफ मेटल सल्फेट। यानी वेट का रेशियो हम पहले बताए थे। हाँ, वेट का रेशियो बाय इक्विवेलेंट वेट का रेशियो, तो वेट ऑफ मेटल क्लोराइड बाय वेट ऑफ मेटल सल्फेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट। ये इस फॉर्मूला से अब इसका हम वैल्यू पुट कर दें, मेटल क्लोराइड का वेट कितना है 0.90,
वेट ऑफ मेटल सल्फेट कितना है 0.60। अब इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेटल का पता नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैसे तोड़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, अब बाय इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं तो इसी को हम लोग लिखेंगे, ये आपका पॉइंट पॉइंट हटा दें तो ये कितना बच जाएगा 90/60 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना 35.5 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस सल्फेट आयन का फॉर्मूला वेट बाय बैलेंसी फैक्टर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 सल्फेट आयन का। तो अब आप 20 से काट दीजिए, तो 20 से ये 30 से काट देते हैं, ये 2 बार में कट गया और ये 3 बार में, यानी आप मल्टीप्लाई कर दे इसको तो 3 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस कितना हो जाएगा 4 144 इक्वल टू इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 0 इतना हो जाएगा, इतना होगा। तो 2 से कर रहे हैं ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 71। क्लियर है? तो अब इसको आप क्या कर दिए 3 इक्विवेलेंट वेट, अब माइनस इसको इधर ले आते हैं 2 और यहाँ पर बच गया क्या 71। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं इसको 71 और जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना यहाँ पर -144। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर दें, ये निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। हाँ, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ये डबल डिकम्पोजिशन मेथड है। क्लियर है? आइए, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो हम लोग रेशियो मेटल का बाय रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट को इस तरह से निकालते हैं। एक इस पे और क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है अब यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे 1.5 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग गिव 1 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है। अब मेटल हाइड्रोक्साइड का वेट कितना दिया हुआ है 1.5 ग्राम, और वेट मेटल ऑक्साइड का कितना दिया हुआ है 1 ग्राम। फिर बोल रहा है इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालिए, ये भी डबल डिकम्पोजिशन मेथड का है। तो वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड बाय वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी वेट का रेशियो आप बाय इक्विवेलेंट वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट का रेशियो। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्विवेलेंट वेट का रेशियो। तो वेट क्या ले लेंगे हम लोग इसका 1.5 और इसका वेट 1। को यहाँ पर हाँ 1 कर दें। अब देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड है, तो मेटल को अलग कर दें और हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा। तो हम लोग ले लेंगे इसको 17। हाँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास का जोड़ा बाय वैलेंसी फैक्टर 1। अब मेटल ऑक्साइड का इसी तरह से लेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना 8। तो अब देखिए इसी को आगे लेके चलते हैं 1.5/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 17 और यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें 1.5 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 8, यहाँ पर हो जाएगा 12। अब बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट वेट को लेते हैं इधर, तो इक्विवेलेंट वेट को अगर कॉमन ले लें इसको इधर लाने पे ये 1.5 माइनस 1 हो जाएगा। हाँ, और इधर हो गया कितना 17 माइनस हो गया 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल
इक्वल टू कितना 1। हाँ सॉरी, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट मेटल 0.5, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर कितना हो जाएगा, तो 5/0.5 पॉइंट हट गया, तो 50/5 यानी कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट डबल डिकम्पोजिशन मेथड का भी निकाल सकते हैं। हाँ, इक्विवेलेंट वेट हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का भी निकालते हैं, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन अभी हम इसमें नहीं पढ़ाए, इसलिए इक्विवेलेंट वेट रेडॉक्स रिएक्शन का नहीं लेते हैं। क्योंकि आपको कोई भी रिएक्शन दे दे अगर रेडॉक्स रिएक्शन और उसका बोले इक्विवेलेंट वेट, तो हम सिंपली आपको बताएं कि कोई भी रिएक्शन दे दे और बोले कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए, जैसे इधर ले लेते हैं रिएक्टेंट, इधर ले लेते हैं प्रोडक्ट, तो पर मोलिक्यूल जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा, जैसे मान लेते हैं हम इधर ले लेते हैं KMnO4, अभी मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7, अब ये बन जाएगा कोई भी कंपाउंड मैग्नीज 2+ आयन का एसिडिक मीडियम में, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2, यानी चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को ही यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर। इसमें बोल देगा इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इस रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा इसका, तो फॉर्मूला वेट इक्विवेलेंट वेट का जो कितना हो जाएगा 158। अब आए चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल, तो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 7 से 5, यानी 7 से 2 बन रहा है, 5 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट वेट ये हो गया। तो जब कोई कंपाउंड, जब कोई रिएक्शन में इस तरह से दे दे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, तो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल जो होता है वही वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर होता है, और इस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं K2Cr2O7 दे दे, अब बोले कि ये बन रहा है Cr3+n, ठीक है, और बोले इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग यहाँ पर कितना देखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना हो जाएगा +6, और यहाँ पर क्या हो गया +3। तो अगर ऐसा दे दे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो फिर इसका फॉर्मूला वेट, अब इसी तरह से वैलेंसी फैक्टर लेंगे जो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ाए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा ये सारा चीज हमको पढ़ना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के बाद ऐसे रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालते हैं। और ऐसे रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट कई जगह इसका फॉर्मूला लिखा रहता है इक्विवेलेंट वेट, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर में वो सारा चीज आ जाता है, चाहे बेसिसिटी हो, एसिडिटी हो, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल हो, चार्ज ऑन रेडिकल हो, वैलेंसी हो, जो कुछ भी आप ले वो उसको आप एक वर्ड में बोल सकते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़े, ये लेक्चर 3 था, और इसमें हम आपको लगभग लगभग सारा चीज बताने का प्रयास किए। फिर भी अगर लगे आप लोगों में से किन्हीं को कि हमको ये पढ़ना था, समझना था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना के आप लोग को देंगे, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो या उससे रिलेटेड पार्ट हो। तो तब तक के लिए हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग को फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।